उनकी जो तो ये तो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है ना कि आप किस चीज़ की कंपैरिजन आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बगल में बैठ सकती हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है, और इस तरह की हल्की बेवकूफ़ी की बातें वो करती हैं, उस पर जोर देती हैं, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख करके बोलती हैं। इससे तो समझ में आता है कि इनको महिलाओं से, गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के भाषण को देखिए जो उन्होंने दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें मणिपुर पर उन्होंने शायद 4 या 5 मिनट बोले, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, एमपी के बारे में हो रहा है, उसके बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये सोचने और समझने की बात है कि इन लोगों को किसी भी महिला की परेशानी या दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये केवल ये बुलडोजर चलाने का जो मामला है, ये लोगों को आतंकित करने का, और ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको आतंकित करने का तरीका है, उनको बताने का तरीका है कि तुमको इस देश में अब न्याय मिलने वाला नहीं है, और दूसरे लोगों को डराने का तरीका है कि आप इनका साथ दोगे तो आपका घर भी बचने वाला नहीं है। चुन चुन करके उनके कपड़ों से, उनकी दाढ़ियों से पहचान करके 3 मुसलमान जो यात्री थे उनको भी मार डाला। अब ये बात आ रही है कि एक मुस्लिम महिला का भी उन्होंने गला दबा करके उससे जय श्री राम कहा था। तो इससे ये डर पैदा हो गया है कि इनकी जो ये नफरत फैलाने की जो कोशिश है, इनका ये जो अभियान है, जिसमें एक मीडिया का हिस्सा भी पूरी तरह से मदद कर रहा है, इनका पूरा व्हाट्सएप का जो सेना है वो इसमें लगी हुई है, उसने इस तरह लोगों को प्रभावित किया है कि अब हम लोग डरते हैं कि भाई ट्रेन में कैसे सफ़र करें, हमारा नाम लिखा होगा पैसेंजर के लिस्ट के ऊपर, कौन हमको आके ढूंढ करके मारने की कोशिश करेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी अपने स्पीच में कहते रहते हैं, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार जब होता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम वो महिला मंत्री या महिला सांसद खामोश क्यों रहती हैं। अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई, सदन के अंदर फ्लाइंग किस को लेकर आरोप लगाया। इसके अलावा सवाल ये उठते हैं कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब स्मृति ईरानी खामोश क्यों रहती हैं। हमारे साथ सुभाषनी अली जी हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, जब ये इस तरह के आरोप स्मृति ईरानी लगाती हैं सदन के अंदर राहुल गांधी को लेकर, और इससे पहले भी राहुल गांधी के परिवार और संस्कार की बात करती हैं, किस तरह से आप देखिए, मेरे लिए स्मृति ईरानी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उन्होंने बार बार कहा और उनकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि आपको मणिपुर की महिलाओं के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन बाकी राज्यों में जहां दूसरे पार्टियों की सरकार है वहाँ के बारे में आप क्यों नहीं बोलते। लेकिन आप प्रधानमंत्री के भाषण को देखिए जो उन्होंने दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें मणिपुर पर उन्होंने शायद 4 या 5 मिनट बोले, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, एमपी के बारे में हो रहा है, उसके बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये सोचने और समझने की बात है कि इन लोगों को किसी भी महिला की परेशानी या दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उस पर राजनीति करते हैं। एक महिला के दर्द को दूसरी महिला के दर्द के साथ मतलब उसका कंपैरिजन करके वो चाहते हैं कि किसी के दर्द में हम लोग शामिल ना हों। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम सारी महिलाओं के दर्द के साथ हैं, उसको दूर करने के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका तो कोई सानिया ही नहीं है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे राज्यों की तरफ, क्योंकि वहाँ तो राज्य ही एक तरह से उन औरतों के ऊपर होने वाले अत्याचार में शामिल है। पुलिस वालों ने उन महिलाओं को भीड़ के हवाले किया था। ये खुद उन महिलाओं ने कहा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम मजबूर थे, और ख़ुद वहाँ की सरकार ने 2 महीने तक, 2.5 महीने तक उसको संज्ञान में नहीं लिया। तो ये क्या बताता है कि जो वहाँ की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसको बिल्कुल भी उन महिलाओं के दर्द से कोई मतलब नहीं है। उनके दर्द को वो दूर करने में कुछ नहीं करने वाले हैं। न्याय भी उन लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो ये बड़ा सवाल है हमारे लिए, ऐसा क्यों? मणिपुर का संवेदनशील मुद्दा था, इस पर बात होनी चाहिए थी सदन में। उसी दौरान इसी ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बीच में इस बात को स्मृति द्वारा सदन में रखा गया, उस पर मतलब उनकी जो तो ये तो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है ना कि आप किस चीज़ की कंपैरिजन आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बगल में बैठ सकती हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है, और इस तरह की हल्की बेवकूफ़ी की बातें वो करती हैं, उस पर जोर देती हैं, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख करके बोलती हैं। इससे तो समझ में आता है कि इनको महिलाओं से, गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में हरियाणा के नूंह में
कई ऐसे घर थे जहाँ पर महिला रोती हुई उनके वीडियो सामने आए और उनमें कुछ घर ऐसे भी थे जिनके कमाने वाले कोई नहीं, वो महिलाएं ही गुजर बसर अपना कर रही हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी उनका मुद्दा नहीं उठाती, बहुत सी ऐसी तमाम महिलाएं हैं। आप उस बुलडोज़र की कार्रवाई को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये बुलडोज़र चलाने का जो मामला है, ये लोगों को आतंकित करने का, और ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको आतंकित करने का तरीका है। उनको बताने का तरीका है कि तुमको इस देश में अब न्याय मिलने वाला नहीं है, और दूसरे लोगों को डराने का तरीका है कि आप इनका साथ दोगे तो आपका घर भी बचने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अभी मथुरा में जो बस्तियां उजाड़ी जा रही थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, और फिलहाल नूह में जो ये बुलडोज़र चल रहा था वो भी रोका गया है। ये कितनी क्रूर चीज़ है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग दहाड़ी में काम करते हैं, जो लोग दूसरों के घरों में जा कर के सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, आप उनको ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं। आप उनकी जो कच्ची कच्ची बस्तियां हैं, मड़ैयाँ हैं, उन पर आप बुलडोज़र चला रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको मैं घर दिलवाऊंगा, मैं लोन दूंगा, सबको घर मिलेगा, 15 अगस्त को कहा, और वहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ सफा चट। सच्चाई तो ये है, जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोज़र। यहाँ दिल्ली में भी बुलडोज़र चला है, और बहुत सारे गरीबों के घर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह किए गए हैं। तो ये जो गरीबों की तबाही इस सरकार के हाथों हो रही है, इसको देखने और समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये बुलडोज़र सबके ऊपर चलेगा। हमारे कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार एक झुग्गी में रहता था, उस पर लोग कब्जा करना चाहते थे, और एक माँ बेटी जो ब्राह्मण थे उनकी झुग्गी में आग लगा दिया गया, और जलती हुई झुग्गी के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दिया गया और उनको मार डाला गया। ऐसा तो कहीं किसी देश में, किसी सभ्य समाज में देखा ही नहीं गया है। तो ये ऐसा काम करने वाले लोग हैं। मैम, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। ख़ास बात ये थी इस भाषण में कि उन्होंने परिवारजनों का शब्द का इस्तेमाल किया। अक्सर वो मेरे देशवासी कहते थे, लेकिन परिवारजन, देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बात की, और ये दिलासा भी कहीं ना कहीं दिलाया कि अगली बार भी वही तिरंगा फहराएंगे। किस तरह से उनके भाषण को देखते हैं? मतलब ये तो उनके बारे में और भी ज़्यादा दुर्भावना हम लोगों के अंदर पैदा करती है कि अगर आप अपने परिवारजन के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो मणिपुर की वो औरतें भी तो आपकी परिवारजन हैं, ये नूह के लोग भी तो आपके परिवारजन हैं, ये जो आदिवासी छत्तीसगढ़ में घर से बेघर किए गए ये भी तो आपके परिवारजन हैं। तो आप अपने परिवारजन से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो आपके बारे में हम क्या सोचें? ये बड़ी बात है। सिर्फ परिवारजन कह देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने परिवारजन के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या लगता है जो वो कह रहे हैं कि मतलब 3023 तक का टारगेट वो दे रहे हैं, और अगले बार जब वो चुने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि थर्ड इकोनॉमी में हमारा जो है। देखिए, नरेंद्र मोदी केवल और केवल चुनाव लड़ने के मोड में रहते हैं हमेशा। वो सरकार चलाने में, सरकार की नीतियों को तैयार करने में, उनके क्रियान्वयन के बारे में ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। चुनाव कैसे जीतना है, हमेशा उनका चुनाव अभियान ही जारी रहता है। वो अगर किसी राज्य में जाते हैं तो चुनाव अभियान के तहत जाते हैं, अगर वो लाल किले पर खड़े होकर पूरे देश का संबोधन करते हैं तो भी वो चुनावी मोड में चुनावी भाषण देते हैं। आज तक जो पहले प्रधानमंत्री थे वो ये बात करते थे कि हमारे देश के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हमको क्या करना है। ये कहते हैं कि भाई मुझे फिर किसी तरह से ऐसा वोट देना कि अगले 15 अगस्त को भी मैं यहाँ से आपका संबोधन करूँ। ऐसा तो हमने आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से 15 अगस्त को नहीं सुना है, जो केवल और केवल चुनाव तक ही अपनी तमाम बातों को सीमित रखे। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या तो देश भर में है ही, महंगाई, बेरोज़गारी, बड़ा मुद्दा ये है कि इंसान महफूज कैसे रह पाए, सुरक्षित कैसे रह पाए। हिंसा की खबरें आती हैं, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाई जाती है, और अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, अभी जो सबसे एक डरावनी बात सामने आई है वो ये कि एक रेलवे पुलिस के सिपाही ने गोली चलाई, अपने जो सुपीरियर थे, जो आदिवासी थे, उनको मार डाला,
और चुन चुन करके उनके कपड़ों से, उनकी दाढ़ियों से पहचान करके 3 मुसलमान जो यात्री थे उनको भी मार डाला। अब ये बात आ रही है कि एक मुस्लिम महिला का भी उन्होंने गला दबा करके उससे जय श्री राम कहा था। तो इससे ये डर पैदा हो गया है कि इनकी जो ये नफ़रत फैलाने की जो कोशिश है, इनका ये जो अभियान है, जिसमें एक मीडिया का हिस्सा भी पूरी तरह से मदद कर रहा है, इनका पूरा व्हाट्सएप का जो सेना है वो इसमें लगी हुई है, उसने इस तरह लोगों को प्रभावित किया है कि अब हम लोग डरते हैं कि भाई ट्रेन में कैसे सफ़र करें, हमारा नाम लिखा होगा पैसेंजर के लिस्ट के ऊपर, कौन हमको आके ढूंढ करके मारने की कोशिश करेगा। तो आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं, आप ट्रेन में सुरक्षित नहीं हैं, आप स्टेशन पर सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, आप बाज़ार में सुरक्षित नहीं हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर आप कहाँ सुरक्षित हैं? और ये कैसी सरकार है जिसने पूरी तरह से हमको, हम नागरिकों को हर जगह असुरक्षित बना दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.